एक दिन सुरेश देर रात वीरान हाईवे से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। बहुत तेज भूख के कारण अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल, ढाबा सब खोज लिया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर उसे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूड़ी कचौड़ी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? चाचा जी बस खाना दे दो, जो सबसे अच्छा बना हो। और फिर ढाबा मालिक ने नौकर को खाना परोसने को भेजा। नौकर खाना लेकर गया, सुरेश के सामने खाना रखा और वापस जाने लगा कि तभी सुरेश ने उसे आवाज दी, अरे सुनो वेटर, पानी भी दे जाना यार। नौकर बिना पीछे मुड़े गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। ये देखते ही सुरेश के तो होश उड़ गए। अब उसने ढाबे पर नजर घुमाई। ढाबा पूरा खाली, महज मालिक और नौकर है वहाँ। टेबल एकदम गंदी, कमरे में भी मकड़ियों के जालों ने कब्जा कर रखा था। सुरेश बहुत डर गया। ये सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया, देखो बेटा, डरो नहीं, ये ढाबा भूतिया नहीं है। ये तो बस रामू है ना, हर बार का यही नाटक होता है इसका। असल में ये योगा बहुत ज्यादा करता है, तो इसकी गर्दन लचीली है। और देखो, आज फिर तुम्हें डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते ना, यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं काम करने। बाकी ये टेबल गंदा है क्योंकि लोग यहाँ ज्यादा आ नहीं रहे हैं। हालांकि लोग कहते जरूर हैं कि इस रास्ते पर होटल और ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं। गाड़ियाँ धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। ढाबा मालिक की ये बात सुनने के बाद अब जाकर सुरेश की जान में जान आई और वो बिना कुछ बोले खाने पर टूट पड़ा। एक के बाद एक उसने 5 रोटी, दाल चावल, छोले, पनीर और फिर लस्सी सब चट कर दिया। खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोल उठा, अरे साहब, अभी रुक जाओ, सुबह जाना। रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या ये रास्ता सेफ नहीं है? नहीं साहब, आगे उससे भी ज्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। वो इसलिए कम आते हैं क्योंकि ये रास्ता भूतिया है। महज 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। आखिर ऐसा भी क्या है इस रास्ते पर? इस रास्ते में आगे 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, वो बस कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रमजाल है। कहते हैं कि बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी उस ढाबे का संचालन करते थे। तभी एक दिन रात में करीब 2 बजे कुछ लड़के वहाँ आए और उन्होंने खाना मंगाया। जब परोसने पर लड़की आई तो सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना लिया और उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की, मगर लड़की ने टेबल पर रखे चाकू से आत्महत्या कर ली। ये उसके माता पिता नहीं देख सके, उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। ये देख वो लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला, तो आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस ढाबे में रोज रात वो लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोककर वो उस ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें वहीं उसी चाकू से मार देते हैं। फिर ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। सुरेश को ये सुनते सुनते नींद आ गई। वो टेबल पर ही सो गया। फिर ढाबा मालिक ने एक शॉल निकालकर उसके ऊपर डाला और खुद वहीं बगल में आकर सो गया। सुरेश सीधा सुबह ही उठा, ताज़ा हुआ और नाश्ता किया और अपनी राह पर चल दिया। जाते जाते वो सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई? मैं तो उस ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतनी बोरियत तो नहीं थी, कहीं कुछ गड़बड़ है शायद। क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो ढाबे तो सच में वीरान पड़े हैं। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी, तो क्रॉसिंग बंद थी। सुरेश ने देखा कि वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक के पहियों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े रहते हों और वहाँ की जमीन एकदम काली थी। उसे लगा कि जैसे कोयला यहीं से लादा और उतारा जाता हो।
अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था और उसका दिमाग भी आखिरकार पत्रकार वाला था। उसने इसका सच जानने की ठान ली। फिर अगली रात वो उसी रास्ते से वापस आने लगा। वापसी में जब उसी तरह का एक ढाबा उस तरफ था जो क्रॉसिंग के लगभग 40-45 किलोमीटर दूर था, सुरेश वहाँ गया और बिना कुछ खाए पिए महज रास्ता पूछकर निकलने लगा। तो ढाबे के मालिक ने भी वही कहानी सुनाई और सुरेश को रोकने की कोशिश की। बेटा, बड़ों की बात मानो, ये रास्ता दिन में जाने के लायक नहीं है। आगे कुछ भूतिया ढाबे हैं जो जबरदस्ती तुम्हें खींच ले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आओगे तुम। चाचा जी, मैं नहीं रोक सकता। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ के लिए तो मैं सबको भूत बना सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर भूत से लड़ भी सकता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपनी कार से आगे निकल गया। महज 10 किलोमीटर ही चला होगा कि रास्ते में खून के निशान मिलने लगे, जिसमें एक पैर आगे की तरफ जाता है और एक उल्टा था। ये देखकर सुरेश जरा सहम गया और फिर गाड़ी की गति और बढ़ा दी। कुछ दूर बाद निशान खत्म हुआ, मगर यहाँ से खम्बे पर लगी बत्तियां जलने बुझने लगी और फिर बुझ ही गई। अब गाड़ी की गति और धीमी करनी पड़ी। अचानक अंधेरे में उसके सामने बैरिकेड आ गया, जिसपे खून से लिखा था, आगे सड़क पर काम चल रहा है, कृपया यहाँ से मार्ग बदलें। और थोड़ी आगे कुछ अजीब से दिखने वाले लोग हवा में उड़ रहे थे। उनके हाथों में हल और सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार थे। ये देखकर तो सुरेश को लगा कि शायद उसे ढाबा मालिक की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स की, मगर अब उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया हो। उसने और तेजी से चलाना शुरू किया। 1-2 किलोमीटर बाद उसने एक ढाबा देखा बगल में। काफी चहल पहल थी वहाँ, बहुत सारे लोग थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ढाबा भूतिया होगा। वो वहाँ ढाबे में गया और उसके जाते ही तुरंत ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर बत्ती गई। किसी ने फोन टॉर्च ऑन किया और फिर सुरेश ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। सुरेश ने देखा कि कमरे में बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं। उसके केंद्र में एक लड़की और उसके माता पिता हैं और आसपास कुछ लड़के हैं जिनको वो लड़की चाकू मार रही है। मगर ये देखकर न जाने सुरेश डरा क्यों नहीं। उसने मोबाइल में सब रिकॉर्ड करना चाहा, मगर पीछे से उसके सिर में किसी ने तेजी से मार दिया। वो बेहोश होने लगा, मगर उससे पहले उसने मोबाइल में एक बटन दबा दिया और फिर बेहोश हो गया। आधे घंटे के अंदर वहाँ पुलिस की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई। उन्होंने तुरंत सुरेश को उठाया और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में भेज दिया और वहाँ अपने टॉर्च लाइट से लोगों की खोज करने लगी। ऊपर लोग अब भी उड़ रहे थे और उनमें टॉर्च की रोशनी आर पार हो रही थी। इतनी देर में किसी पुलिस वाले को कमरे का लाइट बटन मिल गया। उसने तुरंत बत्तियां जला दी। सारे भूत गायब। कमरे के मध्य एक 3D प्रोजेक्टर पड़ा था। पुलिस ऑफिसर ने तुरंत सब सील कर लिया और कमरे में खोजबीन करने पर ढाबा मालिक और उसके नौकर पकड़े गए। उनके पास से कुछ शमशान से लाए हुए कंकाल और खोपड़ियां भी बरामद हुई। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सुबह अस्पताल में सुरेश को मीडिया वालों के कैमरे ने घेर रखा था। एक ने सवाल किया, सर, आपको कैसे पता चला कि ये स्कैम चल रहा है? आपने कैसे इसका पर्दाफाश किया? जब मैंने उस दिन वो मालगाड़ी देखी थी तो तभी मुझे समझ में आ गया था। फिर मैंने अपने मित्र रमेश से बोला, वो पुलिस में बड़ा ऑफिसर है। तब हमने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें एक तरफ से वो अपनी टीम लेकर आ रहा था और दूसरी तरफ से मैं अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन किए हुए था। मैं जहाँ जहाँ जा रहा था सब कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जा रहा था। उधर से कोयला चोरी करते हुए ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं और ये लोग इतने चालाक हैं कि लोगों को पहले ही खाने में नींद की दवाई दे देते हैं और अगर कोई आगे चला जाए तो उस ढाबे पर प्रोजेक्टर लगाकर लोगों को डराते थे, जिससे कोई बच नहीं पाता था। सुरेश की इस बहादुरी के लिए सरकार उसे 1 लाख का इनाम देती है।